नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और आप देख रहे हैं बेहद खास बुलेटिन उत्तराखंड वासियों के लिए उत्तराखंड एक्सप्रेस। आइए खबरों का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको देर रात की बड़ी खबर बताते हैं, जिसमें विकास नगर से बड़ी खबर। और जूता और चप्पलों की एक दुकान में देर रात करीब 1:30 बजे आग लग जाती है और देखते ही देखते आग ने दुकान के पहले तल के साथ साथ दूसरी मंजिल पर भी मौजूद दुकान को अपनी चपेट में पूरी तरह से ले लिया। देखिए, 2 फ्लोर और दोनों फ्लोर जलकर खाक हुए हैं। ये तस्वीरें भी आपके रात 1:30 बजे की घटना। सूचना जैसे ही मिली दमकल कर्मी करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत करते हैं और फिर आग पर काबू पा लेते हैं। ये सुबह की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। एक देर रात 1:30 बजे की जब आग लगती है दोनों फ्लोर के इस दुकान पर, और सुबह की तस्वीर जिस तरह से बिल्डिंग पूरी तरह से काली नजर आ रही है। दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो चुका है। आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताए जा रहे हैं। देर रात दुकान में लगी ये भीषण आग की तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। इस बीच बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर आज होगी परिवहन निगम की बोर्ड की बैठक। एसीएस ओम प्रकाश की अध्यक्षता में होगी ये बैठक। प्रदेश में बसों के संचालन पर हो सकता है एक बड़ा फैसला। बसों की किराए को लेकर चर्चा संभव है। आधा दर्जन से ज्यादा मामलों पर भी चर्चा होने वाली है। तो कई मामले जिन पर आज चर्चा संभव है। किशोर रावत और जानकारी के साथ देहरादून से मौजूद हैं। किशोर रावत, किन अहम बिंदुओं पर आज चर्चा संभव मानी जाए? देखिए, परिवहन बोर्ड की जो बैठक है उसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो उत्तराखंड के जिले टू जिले जो रोडवेज की बस चलाने को लेकर सहमति बन सकती है। इसमें गढ़वाल और कुमाऊं, खासकर नैनीताल, उधम सिंह नगर, हल्द्वानी और उसके साथ देहरादून, मसूरी, ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच में बस चलाने की बात की जा सकती है। दरअसल पिछले 3 महीने से रोडवेज की बसें बंद है। कारण यही है कि कोविड-19 की वजह से सभी जगह ये यात्राएं बंद है। ऐसे में रोडवेज को लगातार घाटा हो रहा है। अब जो परिवहन बोर्ड है वो इस बात पे सहमति जता सकता है कि फिलहाल जो यात्रियों को परेशानी हो रही है आने जाने के लिए, उसमें रोडवेज की बसें चलाई जा सके और ताकि रोडवेज का जो घाटा चल रहा है उसको कुछ हद तक कम किया जा सके। तो इसमें बोर्ड की बैठक में फैसला लिया जा सकता है। 10:30 बजे सचिवालय में बैठक होगी और इसमें कई और महत्वपूर्ण बिंदु है जिन पर चर्चा की जा सकती है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो कोविड से पहले शायद प्रदेश के अंदर जो बसेस के किराए थे वो बढ़ाए गए थे। तो अभी क्या मान के चले, हर क्षेत्र में एक बड़ी नुकसान की खबर सामने आ रही है। ऐसे में जो बस चलाने वाले लोग हैं, परिवहन निगम बोर्ड जो आज बैठक करने वाला है, उसी नुकसान की भरपाई के लिए कई अहम बिंदुओं पर चर्चा करने वाला है। तो मान के चले कि किराए को लेकर भी चर्चा संभव है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि सरकार ने जिस तरीके से अभी फिलहाल किराया बढ़ाया है कि एक सहमति दी गई कि आप किराया बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसमें बोर्ड ही फैसला करेगा उसको किराए को बढ़ाना है। क्योंकि जिस तरीके से किराया बढ़ाया गया तो शायद बोर्ड ये मानता है कि इतना किराया जनता अफोर्ड नहीं कर पाएगी। तो हालांकि सरकार ने मैक्सिमम तक किया है, उसमें बोर्ड के हाथ में फैसला दिया है कि वो किराया कितना ले सकते हैं, वो परिवहन बोर्ड ही तय करेगा फैसला। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका किशोर रावत इस जानकारी के लिए। और भी एक और बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, जहां पर स्कूल ले सकेंगे ट्यूशन फीस। लॉकडाउन अवधि के लिए सरकार ने आदेश जारी किए हैं। ऑनलाइन पढ़ाई करवाने वाले स्कूल ले सकेंगे ट्यूशन फीस। जो अभिभावक नहीं दे सकते वो कर सकते हैं स्कूल से संपर्क। जो परिवार फीस नहीं चुका सकते अभी फिलहाल के लिए, तो वो स्कूल से बातचीत कर सकते हैं इस मुद्दे पर। फीस के मुद्दे पर प्राइवेट स्कूल हाईकोर्ट गए थे। और अब आपको बताते हैं यहां पर कि देहरादून से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक उत्तराखंड में आज मॉनसून दस्तक देने वाला है। कुमाऊं रीजन से शुरू होगा मॉनसून का असर, और आज और कल वैसे भी मौसम विभाग की तरफ से बारिश की संभावना जताई गई थी। और आज ये खबरें छनकर सामने आ रही है कि मॉनसून पूरी तरह से दस्तक दे देगा प्रदेश में। कुमाऊं के पिथौरागढ़, नैनीताल, चंपावत से शुरुआत होने वाली है मॉनसून की बौछारों की, और इन जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। 24, 25, 26 ये 3 दिन जो है प्रदेश में इसका असर, मॉनसून का असर नजर आने वाला है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत में तेज बारिश की संभावना है। सुनील प्रभात और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। सुनील प्रभात, एक ओवरऑल इंफॉर्मेशन आपसे ले लेते हैं। एक तरफ कोविड की मार, दूसरी तरफ मॉनसून आज से दस्तक देने वाला है।
बिल्कुल कंचन, ये दोहरी चुनौतियों का सामना अब सरकार को करना होगा, राज्यवासियों को करना होगा, क्योंकि आपने देखा कि मानसून जब भी उत्तराखंड में एंटर करता है एक तरह से तबाही लेकर उत्तराखंड में पहुंचता है। जिस तरह की विषम भौगोलिक परिस्थितियां यहाँ पर हैं, तो दूसरी ओर कोविड का भी लगातार संक्रमण बना हुआ है। प्रदेश में लगातार जो कोरोना संक्रमित जो पेशेंट हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन राज्य सरकार का कहना है कि वो मानसून से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके लिए सभी जिलों को 98 करोड़ के आसपास की धनराशि पूर्व में ही आवंटित कर दी गई थी। इसके अलावा तहसील स्तर पर भी राज्य सरकार ने करीब 184 के आसपास सैटेलाइट फ़ोन दिए गए हैं, क्योंकि पहाड़ों में अक्सर आपने देखा कि मानसून काल में जब सड़कें टूट जाती हैं तो उसके साथ ही जो टेलीफोन की लाइनें हैं वो भी ध्वस्त हो जाती हैं, संचार व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाती है। ऐसी कोई आपात स्थिति न बने, इसके लिए करीब 184 जो सैटेलाइट फ़ोन है वो प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आवंटित किए गए हैं, जहां पर ऐसी परिस्थितियां खड़ी हो सकती हैं कि संचार सेवाएं ठप पड़ सकती हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में करीब 325 के आसपास कंचन ऐसे गांव हैं जो आपदा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील हैं। राज्य सरकार ने इन गाँवों को चिन्हित किया है और कोशिश ये है कि यहाँ पर फोकस रहेगा, जो डिजास्टर मैनेजमेंट की जो टीमें हैं जिले स्तर पर वो इन गाँवों पर केंद्रित रहेंगी कि अगर भारी बारिश होती है, मानसून काल में कोई आपात स्थिति बनती है तो फौरी तौर पर यहाँ पर लोगों को राहत पहुँचाई जा सके। तो राज्य सरकार का कहना है कि मानसून के लिए भी उसकी अपनी पूरी तैयारियां हैं। लंबी चौड़ी बैठकों का दौर हुआ है, जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह आपदा की अगर आपदा की नौबत आती है, कोई डिजास्टर कहीं पर होता है तो लोगों को तत्काल कम से कम समय में राहत पहुंचाई जा सके। बिल्कुल, और आपने सही कहा, ये दोहरी मार है। एक तरफ कोविड की ये महामारी से सरकार जो है लड़ रही है, उत्तराखंड में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं, और मानसून से निपटने के लिए जो जिस तरह से नुकसान का खामियाजा सरकार को, प्रदेश सरकार को हर साल उठाना पड़ता है, उससे लड़ना भी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। बहरहाल आपसे जानना चाहूंगी सुनील कि मौसम पीछे सुहाना बना है और जहां पर आप खड़े हैं वहां से वाहनों की आवाजाही भी हो रही है, तो क्या लगता है कि बौछार कब तक पड़ सकती है और अभी फिलहाल मौसम कैसा है? देखिए कंचन, जो मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी किया है, जो संभावना जताई है कि आज कुमाऊं रीजन से मौसम एंटर करेगा और खासकर नैनीताल, पिथौरागढ़ और चंपावत में आज इसका मानसून का प्री मानसून बारिश का असर भी देखा जा सकता है। और जिस तरह से नैनीताल से खबरें आ रही हैं वहाँ से सुबह से बारिश लगातार जारी है, इधर मसूरी क्षेत्र में भी बारिश जारी है और देहरादून में भी बहुत संभव है कि शाम तक लोगों को बारिश का मौसम देखने को मिल सकता है। और खासकर जो मौसम विभाग ने अलर्ट किया है 24, 25 और 26 को देहरादून, टिहरी जैसे जिलों में भारी से भारी बारिश हो सकती है। तो खासकर देहरादून अगर राजधानी की मैं बात करूं तो कल लोगों को यहां पर तेज़ बारिश का सामना करना पड़ सकता है। जी ठीक है, एक ट्यूशन फीस से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, क्योंकि मैं आपसे ओवरऑल इन्फॉर्मेशन ले रही हूँ और आप लगातार नजर हर पहलू पर बनाए रखते हैं। ट्यूशन फीस को लेकर ये अपडेट आई है कि सरकार ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। इस पर क्या अपडेट आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे कि ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले बच्चे जो हैं उनसे अब जो स्कूल प्रशासन है वो ट्यूशन फीस ले सकेगा, लेकिन जो परिवार अभी सक्षम नहीं है फीस देने के लिए, फीस चुकाने के लिए, वो स्कूल प्रशासन से बातचीत करके कुछ रियायत पा सकते हैं? देखिए कंचन, ये फीस का मामला लॉकडाउन जब से शुरू हुआ था लगातार विवादों में रहा है और मामला हाईकोर्ट तक गया है। कई बार सरकार को अपने निर्णय भी इसको लेकर बदलने पड़े हैं। अभी जो फाइनल डिसीजन हुआ है, सरकार का कहना है कि जो लोग, जो स्कूल, जो संस्थान ऑनलाइन पढ़ाई अपने बच्चों को करा रहे हैं, अपने स्टूडेंट्स को करा रहे हैं, वो केवल ट्यूशन फीस लेंगे, पढ़ाई का फीस लेंगे। इसके अलावा जो वाहन या अन्य जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं, जो अन्य क्लासों की एक्टिविटीज़ होती है, वो फीस नहीं लेंगे, केवल पढ़ाई की फीस लेंगे। इसके अलावा जो स्कूल ऑनलाइन पढ़ाई नहीं करा रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को, वो किसी भी तरह की फ़ीस नहीं लेंगे। ये सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी की है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो अभिभावक अभी फीस देने पर, तात्कालिक तौर पर फीस देने में सक्षम नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण लोगों की अपनी आर्थिकी भी गड़बड़ाई है, अपनी आजीविका भी गड़बड़ाई है, तो ये निर्देश दिए गए हैं कि स्कूल उन अभिभावकों को फोर्स नहीं करेंगे कि आपको फीस देनी ही देनी है। तो ये कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं, क्योंकि लगातार फीस को लेकर एक अवरोध बना रहा है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ट्यूशन फीस का एक मुद्दा है। इसके अलावा आज परिवहन निगम बोर्ड की बैठक होने वाली है और मॉनसून दस्तक दे रहा है। आप मॉनसून पर भी हमें जानकारी दे रहे थे। एक आपसे अपडेट और लेना चाहेंगे कि जिन जैसे एसडीआरएफ की टीमें भी सरकार ने अलर्ट पर रख दी है, क्योंकि भारी नुकसान और कई चुनौतियां सरकार के सामने मॉनसून के दौरान आ जाती हैं सामने। तो यहाँ पर जिन इलाकों में तेज बारिश की संभावना है, वहां के लोगों को किस तरह की गाइडलाइंस जारी कर दी गई है?
देखिए कंचन, उत्तराखंड में एक व्यवस्था है कि प्रत्येक जिले में डिजास्टर मैनेजमेंट के ऑफिस बनाए गए हैं। यहाँ पर एक आपदा प्रबंधन अधिकारी नियुक्त होता है जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अधीन काम करता है, और इन्होंने अपने गांव स्तर पर, तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर लोगों को ट्रेनिंग दी है कि यदि आपात स्थितियाँ खड़ी होती हैं तो किस तरह से तात्कालिक तौर पर रिएक्शन करेंगे, किस तरह से अपना बचाव करेंगे, अपने आसपास के लोगों के बीच राहत कार्य चलाएंगे। तो सरकार का कहना है कि तमाम जिलों में SDRF भी तैनात की गई है। इसके अलावा NDRF की कुछ फोर्स उत्तराखंड के पास है, वो अलर्ट पर रखी गई है। और जिस तरह से मैंने पहले बताया कि उत्तराखंड में बड़ी समस्या आपदा के दौरान ये आती है कि रोड कनेक्टिविटी पूरी तरह से ठप पड़ जाती है। इसके लिए मई महीने में ही लोक निर्माण विभाग को 30 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है। इसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट को भी 20 करोड़ की राशि जारी की गई है। इसी तरह पेयजल डिपार्टमेंट को भी 20 करोड़ की राशि जारी की गई और 98 करोड़ रुपए 13 के 13 जिलों के DM को भी आवंटित किया गया है कि यदि फौरी तौर पर उनको कोई एक्शन लेना हो तो पैसे की कोई कमी न हो। जो सैटेलाइट फ़ोन है वो तहसील स्तर पर पहले ही दे दिए गए हैं। 395 के आसपास जो गांव हैं जो बेहद संवेदनशील आपदा की दृष्टि से हैं, उनका चिन्हीकरण कर लिया गया है कि यदि आपदा आती है, कोई अनहोनी होती है तो सरकार के पास पूरा डाटा, पूरा बैकअप पहले से मौजूद रहे। बहुत शुक्रिया आपका सुनील प्रभात तमाम जानकारियों के लिए। हम आगे बढ़ेंगे और कोविड की अपडेट प्रदेश से जो निकल कर आ रही है प्रदेशवासियों तक पहुंचाएंगे, जिसमें सोमवार यानी कि कल प्रदेश में कोरोना के 58 नए केस सामने आए। कोरोना के सोमवार को 58 मामले सामने आए और हरिद्वार की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा 17 मामले कल निकलकर यहां पर सामने आए हैं। US नगर में 15, अल्मोड़ा से 11, पौड़ी से 10 केस सामने आए और नैनीताल से 2, वहीं टिहरी में 1 और देहरादून में 2 मामले सामने आए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो आप तक पहुंचा दें। देहरादून से बड़ी खबर, फिलहाल चंडीगढ़ लैब नहीं भेजे जाएंगे सैंपल। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं कोविड से जुड़ी प्रदेश की, जहां पर 15 जून को भेजे गए 33 में से 17 सैंपल्स आए थे पॉजिटिव। देहरादून में हुई जांच में सभी सैंपल आए नेगेटिव। अब चंडीगढ़ लैब की जांच को लेकर बना है ये संशय। हरिद्वार से बड़ी खबर, पतंजलि का कोरोना की दवा बनाने का दावा कर दिया गया है। पतंजलि करेगा कोरोना की दवा को लॉन्च, ये बड़ी खबर। बाबा रामदेव संग बालकृष्ण आज करेंगे दवा लॉन्च। कोरोना की दवाई की प्रामाणिकता पर जानकारी देंगे। 12 बजे पतंजलि फेज 2 में आज होगा कार्यक्रम। तो पतंजलि दावा कर रहा है कि उसने दवाई बना ली है कोविड से लड़ने के लिए। पतंजलि इस दवा का जो दावा कर रहा है उसके लिए आज उस दवा को वो लॉन्च करने वाला है। बाबा रामदेव के संग उनके बालकृष्ण मौजूद रहेंगे और इस दवा को जब लॉन्च करेंगे तमाम बारीकी और जानकारियां लोगों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि ये जो दवा है कोरोना से लड़ने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। अब कोरोना की इस दवाई की प्रामाणिकता की जानकारी आज देने वाले हैं। 12 बजे ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई जाएगी। इस बीच आगे बढ़ते हैं, देहरादून से भी एक बड़ी खबर आ रही है जो आप तक पहुंचा दें, जिसमें भाजपा की विधानसभा वर्चुअल कॉन्फ्रेंस होने वाली है आज। 23 से 26 जून तक सभी विधानसभा क्षेत्रों में होने वाली है ये कॉन्फ्रेंस। पहले दिन प्रदेश अध्यक्ष पार्टी वर्कर्स से करेंगे संवाद। आज टिहरी, विकासनगर, चक्राता की होगी कॉन्फ्रेंस। और अब आपको बताएंगे कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोमवार को डिजिटल तरीके से त्रिस्तरीय पंचायतों में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत को 238 करोड़ रुपए की धनराशि सीधे पंचायतों के खाते में ट्रांसफर कर दी। 15वें वित्त आयोग की पहली किश्त और राज्य वित्त आयोग की धनराशि एक साथ डिजिटल तरीके से ट्रांसफर की गई। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत कहते हैं कि इससे पंचायतों में विकास के कामों में तेजी आएगी। सीएम ने बताया कि पंचायतों को सीधे पैसे देने की दलाली प्रथा का खात्मा इससे होने वाला है। तो 38 करोड़ रुपया आज डिजिटली भेजा गया है, जो 24 घंटे के अंदर अंदर उनके अकाउंट में चला जाएगा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक बीच की अनऑफिशियली जो एक रहता था कि तमाम दलाल किस्म के लोग बीच में होते थे, एक प्रधानमंत्री जी थे हमारे राजीव गांधी जी, उन्होंने कहा था कि हम 1 रुपया दिल्ली से भेजते हैं तो 15 पैसा ही गांव तक पहुंच पाता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस समस्या का समाधान किया है।
वेलकम बैक। उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं। अब आगे बढ़ते आपको बताएंगे कि उत्तराखंड शासन से जुड़ी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें 5 IAS, 2 IFS और 2 PCS के पदभार में बदलाव किया गया है। IAS सौजन्या से हटाया गया है निदेशक राज्य पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय का प्रभार। तो वहीं आपको बताएंगे IAS V षणमुगम में से हटाया गया है सचिव उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग का प्रभार। IAS युगल किशोर पंत से हटाया गया निदेशक नेशनल हेल्थ मिशन का प्रभार। तो वहीं IAS सोनिका को बनाया गया है निदेशक नेशनल हेल्थ मिशन। IAS रणवीर सिंह चौहान से हटाया गया अपर सचिव खाद्य का प्रभार। PCS प्रताप सिंह शाह को बनाया गया है अपर सचिव खाद्य एवं आपूर्ति। PCS झरना कमठान को बनाया गया सचिव उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग। और IFS SP सुबुद्धि को निदेशक राज्य पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय बनाया गया है। IFS पराग मधुकर धकाते को बनाया गया विशेष सचिव मुख्यमंत्री। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। चमोली की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड का लाल सीमा पर शहीद हुआ है। चमोली के कर्णप्रयाग निवासी सुरेंद्र नेगी हुए हैं शहीद। 8वीं गढ़वाल राइफल्स के जवान कश्मीर के पुंछ सेक्टर में हुए हैं शहीद। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, सरकार शहीद परिवार के साथ खड़ी है। खबर देहरादून से है, जहां पर अब कंटेनमेंट जोन लोगों के लिए मुसीबत बन गया है और इस इलाके में लोगों के पास पैसे खत्म हो गए हैं, जिससे उनके सामने परेशानियां पेश आ रही हैं। कई लोग पैसे नहीं होने के कारण राशन तक नहीं ले पा रहे हैं और प्रशासन उन लोगों की हर संभव मदद का भरोसा दे रहा है, लेकिन लोगों का आरोप है कि उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। आपको यहां बताएं कि प्रदेश में अब तक 101 कंटेनमेंट जोन है। देहरादून में 29 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। लोग परेशान, लोगों के पास धनराशि खत्म हो गई है, राशन तक लेने के पैसे नहीं है। 1 महीना होने वाला है और 1 महीने से बंद है और हमारे पास ना राशन है ना ही हमारे घर में मतलब पैसा है अभी तक। और हस्बैंड की ड्यूटी जम्मू कश्मीर में है, बॉर्डर पे, चीन बॉर्डर पे। सर बच्चों के साथ बहुत दिक्कत हो रही है, घर में कुछ नहीं अब खाने के लिए, बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं सर। देखिए, जो भी कंटेनमेंट जोन हमारे यहाँ होते हैं वहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारा प्रशासन है, प्रशासन की तरफ से सब्जी की गाड़ी, राशन की गाड़ी और दूध की गाड़ी ये सारी जाती है, जिसमें रेट्स मेंशन होते हैं। उस रेट्स पर उनको वो खरीद सकते हैं। कुछ ऐसी बातें अभी आपने बताई हैं जिसमें कि है कि ATM वगैरह कुछ पैसे की दिक्कत है। हमारे पास मोबाइल ATM है, जैसे जैसे डिमांड आती है उन कंटेनमेंट जोन्स में उन्हें भेजते हैं। बाजार में कोरोना से बचाव के लिए अब एंटीवायरस कार्ड बिकने लगे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए न्यूज़ 18 की बेहद एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। देहरादून में इन दिनों आपको वायरस ब्लॉकर डिसइंफेक्शन कार्ड पहने कई लोग दिख जाएंगे। इस कार्ड को बेचने वाले का दावा है कि वो ये कार्ड दिल्ली से लेकर आया है, जिसकी 1 महीने की वैलिडिटी है और इसे पहनने से वायरस 1 महीने तक बॉडी को छू नहीं पाएगा। कई लोगों ने इस कार्ड को खरीदना भी शुरू कर दिया है। दीदी, ये हम लोगों ने जो है परचेज किया है दिल्ली से और ये जापानीज कंपनी है जो इसको मैन्युफैक्चर कर रही है। जैसे मोदी जी का आह्वान है कि चाइना का बाइकआउट करे जाए, तो चाइना का बाइकआउट जो है हर हिंदुस्तानी को करना चाहिए। इस कार्ड का ये फायदा है कि इसको आप ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद आप इसको अपने गले में डालेंगे। ये आपकी बॉडी के साथ टच नहीं होना चाहिए, आपके फैब्रिक के ऊपर रहना चाहिए और इसका ये फायदा है कि आपके आसपास किसी भी तरह का कोई भी वायरस काम नहीं करेगा, वायरस से दूर रखेगा। एक्चुअली इसके अंदर जो हमें बताया गया या पढ़ा है कि ये अब जैसे कि कोई भी एयरविक वगैरह लेते हैं हम लोग गाड़ी में टांगे, तो अच्छा तो नहीं है लेकिन टांगा हुआ है, ठीक है। और हमारी ये पूरी फैमिली ने पहना है, हमें लगा है कि इससे कुछ फ़ायदा है। अभी तो 3-4 डेज ही हुए हैं, देखते हैं। पूरा 1 महीने की वैलिडिटी है इसकी, तो देखते हैं महीने बाद कैसा रिस्पॉन्स आता है इसका। वहीं पुलिस का कहना है कि ऐसे किसी कार्ड की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। STF से मामले की जांच करवाएंगे, जबकि DM देहरादून का कहना है कि जब तक ऑथेंटिसिटी ना हो लोग कोई भी कार्ड किसी से ना खरीदें। मैं आप सभी से ये अपील करना चाहूँगा कि जो चीज़ें ICAMR द्वारा या भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा वेरीफाइड हैं, उन्हीं चीज़ों पर भरोसा करें और कोरोना से बचाव का सबसे सटीक और सबसे इम्पॉर्टेंट
जिसको कहते हैं इफेक्टिव उपाय है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, मास्क पहनें और अगर ज़रूरत नहीं है तो अपने घर में ही रहें। इससे ज़्यादा प्रबल कोई और उपाय जो है इससे बचने का नहीं है। कोविड-19 की आड़ में लोग भले ही अपना धंधा चमका रहे हों, लेकिन WHO की साफ गाइडलाइंस है कि वायरस से बचाव सिर्फ सामाजिक दूरी ही कर सकती है। इसके अलावा कोई भी कार्ड आपको किसी भी वायरस से नहीं बचा पाएगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और अब आपको देहरादून के थाना पटेल के बहुचर्चित दौलत राम ट्रस्ट की 700 बीघा बेशकीमती भूमि घोटाले के बारे में बताते हैं, जिसकी जांच पड़ताल बेहद तेजी से आगे बढ़ रही है। उत्तराखंड शासन द्वारा देहरादून DIG के नेतृत्व में गठित की गई SIT की टीम इस घोटाले से जुड़े हुए कई अहम दस्तावेज खंगालने में जुटी हुई है और उन्हें हासिल करने के लिए जल्द दिल्ली भी रवाना होने वाली है। इसके साथ आपको यह भी जानकारी दें कि फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करने वाले राजस्व विभाग से दस्तावेजों और खरीदने वाले लोगों की भी जांच की जा रही है। DIG अरुण मोहन जोशी का कहना है कि मामला काफी पुराना है, ऐसे में कई दस्तावेज जो हैं जुटाने में समस्या आ रही है। इसमें कुछ रजिस्ट्रीज हुई हैं, कुछ म्यूटेशन हुए हैं, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हमको रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मिलने हैं, कुछ रजिस्ट्रार ऑफिस से मिलने हैं। इसके अलावा जो ट्रस्ट है उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कलेक्ट करने के लिए हो सकता है हम लोग को दिल्ली में कुछ डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करना पड़े। इसके अलावा जो भी बैंक ट्रांजेक्शन्स इसके हुए हैं उसको हम लोग खंगाल रहे हैं, उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं कि ट्रस्ट में क्या क्या बैंक ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। तो काफ़ी लंबा मामला है, काफ़ी पुराना मामला है और 56 का ट्रस्ट है और जो तमाम चीज़ें बताई जा रही हैं वो भी 80s की हैं। तो उसमें जो है थोड़ी सी समस्या आ रही है अभी डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करने में, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस वीकेंड तक हम लोग मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लेंगे। उत्तराखंड में 1000 मीटर से अधिक की ऊंचाई के चीड़ के पेड़ों के पातन की सरकार की मंशा को झटका लगा है। करीब 2 साल तक फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा चीड़ वनों पर की गई स्टडी के बाद भेजे गए प्रस्ताव को केंद्र सरकार के वापस भेजा गया है केंद्र सरकार की तरफ से। और केंद्र सरकार का कहना है कि पहले यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि चीड़ के वन स्थानीय स्तर पर पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, चीड़ के जंगलों का ग्राउंड वाटर पर क्या प्रभाव पड़ता है। वहीं एक तरफ वन मंत्री हरक सिंह रावत कह रहे हैं कि सरकार पूरी स्टडी के बाद एक बार फिर से केंद्र को प्रस्ताव भेजने के साथ ही इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट भी लेकर जाएगी। खबर है पिथौरागढ़ से, जहां पर कोरोना संकट से निपटने के लिए मिली धनराशि को लेकर बंदर बांट के आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस ने पूरे इस मामले की जांच को लेकर DM ऑफिस में प्रदर्शन किया। तस्वीरें आपके सामने। कांग्रेस का आरोप कि करोड़ों की धनराशि का बंदरबांट किया गया है। तहसीलदार के ट्रांसफर को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं और अपना रोष कांग्रेसवासी दिखाते हुए दफ्तर के बाहर। जीरो टॉलरेंस का नाटक। यहां आपको बताएं कि देश में तापमान लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो वहीं देवभूमि उत्तराखंड के हेमकुंड साहिब में अभी भी भारी मात्रा में बर्फ जमा हो रखी है। हेमकुंड स्थित गुरुद्वारा के पास ही लोकपाल लक्ष्मण मंदिर परिसर में भारी मात्रा में बर्फ जमा हो रखी है। तस्वीरें आपके सामने। हेमकुंड सरोवर भी पूरी तरह से बर्फ के आगोश में है। कोरोना संक्रमण के चलते जहां पर अभी तक इस धाम के कपाट नहीं खुले हैं, तो वहीं गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का कहना है कि हेमकुंड क्षेत्र में अभी भी भारी मात्रा में बर्फ जमा है। तो जो ये ग्लेशियर्स हैं 1 से 2 किलोमीटर तक के मार्ग में बर्फ से दबे हुए हैं। और इन्हीं खबरों के साथ उत्तराखंड एक्सप्रेस में इतना ही। आगे आप देखेंगे उत्तर प्रदेश से खबरें।